हैं आपका धनगर केमिस्ट्री लेक्चर के अंदर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर बीजांड के बारे में, उसके साथ में अपन डबल फर्टिलाइजेशन डी निषेचन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। उसके अंदर डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है और क्या बनता है, आगे जाकर के एम्ब्रियो के बारे में, भ्रूण के बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो अपन देखते हैं सबसे पहले बीजांड। मैं आपको ये बताना चाहूँगी यहाँ पे पहले कि अपन ने जो लास्ट वीडियो थी उसके अंदर फीमेल सेक्स ऑर्गन और मेल सेक्स ऑर्गन के बारे में डिस्कस कर लिया था फ्लावर के अंदर। लेकिन अब आज मैं बताने वाली हूँ यहाँ पे कि जो बीजांड होता है फ्लावर के अंदर। एक मिनट आप देखो इधर, आपने ये देखा था ये फीमेल ऑर्गन है, इसके अंदर सबसे अंदर की साइड पे ओव्यूल का निर्माण होता है। क्या बनता है? ओव्यूल बनता है। ये क्या होती है? वर्तिकाग्र, और ये होती है वर्तिका। उसके अंदर ये जो भाग होता है ये वाला दिखता है, उसको बोलते हैं अंडाशय। इस अंडाशय वाले भाग में क्या रहता है? बीजांड रहता है। लेकिन जितने भी एंजियोस्पर्म प्लांट है, अधिकांशतः प्लांट के अंदर क्या होता है? एनाट्रोपस प्रकार का बीजांड पाया जाता है, जो 180 डिग्री पे क्या होता है? घुमा हुआ होता है। तो अधिकांश तो अपने को जो आपके जो सिलेबस के अंदर दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर, वो एनाट्रोपस प्रकार का बीजांड दिया हुआ है। हालांकि ये 6 टाइप्स के होते हैं, लेकिन अपने को एनाट्रोपस प्रकार का बीजांड के बारे में ही डिस्कस करना है इस वीडियो में। तो यहाँ जो अंडाशय के अंदर जो बीजांड पाए जाते हैं, ओव्यूल होते हैं, वही आगे जाकर के क्या बनाते हैं? सीड्स बनाते हैं। लेकिन एनाट्रोपस प्रकार का बीजांड कैसा होता है उसके बारे में अपन पहले डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। तो आप देखो यहाँ पे कि जो एनाट्रोपस प्रकार का जो बीजांड होता है वो पूरी तरह से क्या होता है? घुमा हुआ होता है। यहाँ से आप देख सकते हो कि पूरी तरह से घुमा हुआ है 180 डिग्री पे। इसमें नाम है माइक्रोपाइल, जो छिद्र होता है वो नीचे की साइड पे होता है, इसको बोलते हैं बीजांड द्वार। बीजांड द्वार, बीजांड द्वार के अंदर यहाँ पे जो सेल्स आपको दिख रही है, यहाँ पे बीजांड की आपको जो सबसे बाहर की साइड पे जो सेल्स दिख रही है ये वाली, इसको बोलते हैं आउटर इंटीग्यूमेंट या फिर अध्यावरण बोला जाता है, अध्यावरण। और इसको बोला जाता है उसके अंदर का जो पार्ट है ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये इसको कहा जाता है इनर इंटीग्यूमेंट, यानी आंतरिक अध्यावरण। ये इसको कवर्ड करने का काम करता है। जो बीच अंदर की साइड पे जो न्यूक्लियस होता है उसको कवर्ड करने का काम करता है इंटीग्यूमेंट। बाहरी और इनर 2 टाइप्स के इंटीग्यूमेंट प्रेजेंट होते हैं। इसके साथ में ही इसके अंदर की ओर ये न्यूक्लियस वाला भाग होता है जिसे न्यूक्लियस कहा जाता है, और इसके सबसे ऊपर की ओर टॉप पे इस बीजांड की सबसे खासियत ये होती है कि इसमें जो माइक्रोपाइल यानी बीजांड द्वार और चेलेजा, जिसको कहा जाता है निभाग, जिसको क्या कहा जाता है? निभाग, ये दोनों ही एक सीधी रेखा में होते हैं। आप देख सकते हो कि दोनों ही कैसे हो रहे हैं? एक सीधी रेखा में बने हुए हैं। तो यहाँ जो दोनों बने हुए हैं वो कैसे एक सीधी रेखा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद जो इसका ये जुड़ा हुआ जो भाग है, कलर चेंज कर लेते हैं अपन। यहाँ से जो ये आपको दिख रहा होगा इस तरह से, ये होता है इसका फेनिकल या फिर बीजांड व्रंत। बीजांड व्रंत वो भाग जिससे बीजांड क्या होता है? जुड़ा हुआ होता है। इसके वाले भाग से क्या होता है? प्लेसेंटा, जिसको इसको पोषण मिलता है। वेस्कुलर टिश्यू यहाँ प्रेजेंट होते हैं। और ये वाला जो भाग दिख रहा है आपको वो क्या कहलाता है? इसका हाइलम कहलाता है। एम्ब्रियो सेक, जो सबसे ये आपको जो भाग दिख रहा है वो एम्ब्रियो सेक कहलाता है, जिसको बोलते हैं अपन भ्रूण कोश। अब यहाँ पे आप बहुत कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि आपके पास 2 वर्ड्स आएंगे इसे, भ्रूण कोश और भ्रूण पोष। मैं यही समझाना चाहूँगी आपको यहाँ पे, पोष। कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता है। बहुत से बच्चों को समझने में कन्फ्यूज़न हो जाता है। जो आपको ये भाग दिख रहा है ये तो है भ्रूण कोश। कोश मतलब कोष्ठक, जिसके अंदर कोई सेल्स को अपन ने रखा हुआ है। सेल्स का मतलब है सीधी उसमें वो जो बीच वाला जो भाग है, ओव्यूल जो उसका निर्माण हो रहा है, वो उसकी बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। तो उसको रखा हुआ है, वो कोश होता है, कोष्ठक, जिसके अंदर किसी चीज़ को रखा हुआ जाता है। भ्रूण पोष, पोष का मतलब आपने देखा होगा इसको क्या अगर इसको अपन छोड़ दें तो ये क्या है? पोषण देने वाली सेल्स। तो इसका निर्माण कब होगा? जब फर्टिलाइजेशन के पहले। इसका निर्माण होता है फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन के पहले, और उसके बाद फर्टिलाइजेशन होने के बाद भ्रूण पोष का निर्माण होता है। तो ये दोनों सेल्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। भ्रूण कोश मतलब कोष्ठक या कॉलम, जिसके अंदर किसी सेल्स को रखा जाता है, ठीक है। और भ्रूण पोष निषेचन की बाद की घटना है, आपको ये ध्यान रखना है। तो ये तो हो गई अपनी इसकी बात। अब आगे डिस्कस करते हैं इसके बारे में।
अब आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो मैंने बनाया है और इस वाले भाग को कहा जाता है रेफे। ठीक है, ये हो गई इसकी बीजांड, जो कि एनाट्रोपस प्रकार का जो बीजांड होता है अधिकतर एंजियोस्पर्म प्लांट और अनावर्त बीजी जिसको कहा जाता है उनके अंदर देखा जाता है एनाट्रोपस प्रकार का बीजांड। अब इस बीजांड में सबसे पहले आपको जो मैं पढ़ाने वाली हूँ इसके बाद का, तो उसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पे ही अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जो पोलन ग्रेन्स आकर के क्या होता है कि वर्तिकाग्र पे जब पोलन ग्रेन्स आकर गिरते हैं, पराग कण जब वर्तिकाग्र पर आकर गिरते हैं तो वो पोलन ट्यूब का निर्माण करना स्टार्ट कर देते हैं। पोलन ट्यूब यानी पराग नलिका का निर्माण करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जो पराग नलिका होती है वो कौन से वाले भाग से सबसे पहले अंदर की ओर जाती है? तो अधिकांश एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर क्या होता है कि जो पराग नलिका होती है वो पोलन ट्यूब वाले भाग से क्या होती है, अंदर की ओर जाती है। जब इस वाले भाग से इस वाले, ये है माइक्रोपाइल यानी बीजांड द्वार। हमेशा अधिकांश प्लांट के अंदर तो बीजांड द्वार वाले भाग से ही पराग नलिका अंदर की ओर जाएगी। ठीक है, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें इंटेग्यूमेंट्स वाले भाग से भी जाती है और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्या होता है कि इस वाले भाग से जो चेलेजा या फिर निभाग वाले भाग से भी क्या होती है, पराग नलिका अंदर की ओर प्रवेश करती है। अब ये तो हो गई अपने इसकी बात। अब मैं आपको थोड़ा अंदर इसको समझाने की कोशिश करती हूँ। आपको ये सबसे अंदर की ओर सेल्स दिख रही है, इसको बोलते हैं भ्रूण कोश। ये वाला जो भाग ये आपको दिख रहा है ये होता है न्यूसिलस। क्या होता है? न्यूसिलस। न्यूसिलस के ऊपर होता है चेलेजा और नीचे की ओर होता है माइक्रोपाइल बीजांड द्वार। ठीक है, अब इसके अंदर जो सेल्स है बीजांड, इसके अंदर जो भ्रूण कोश के अंदर जो सेल्स है वो 3 टाइप्स की सेल्स होती है। ऊपर 3 यहाँ होती है, 2 यहाँ है और 3 यहाँ है। ठीक है, अब नाम देखो इनके। सबसे पहले जो ये तीनों सेल्स होती हैं, इन तीनों सेल्स को कहा जाता है एंटीपोडियल सेल्स। क्या कहा जाएगा इनको? एंटीपोडियल सेल्स कहा जाएगा। ठीक है, उसके बाद इन दोनों जो सेल्स होती है उनको कहा जाता है पोलर न्यूक्लियाई यानी ध्रुवीय कोशिकाएं। इनको क्या कहा जाता है? ध्रुवीय कोशिकाएं कहा जाता है। क्योंकि जो एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर जो भ्रूण कोश के अंदर जो सेल्स होती है उसके अंदर क्या होता है, 8 तो केंद्रकीय होती है और 7 कोशिकीय होती है। तो मैं यहाँ बोल सकती हूँ अपने पास 8 सेल्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन यहाँ पे ये दोनों सेल्स बाइंड होती है इसलिए इनको एक सेल्स गिना जाता है। इसलिए कितनी सेल्स हो गई अपने पास? 7। और यहाँ पे इसके बाद ये 3 तो होती है एंटीपोडियल सेल्स, 2 होती है पोलर न्यूक्लियाई जिनको ध्रुवीय कोशिकाएं भी कहा जाता है। ध्रुवीय कोशिका, ये तो हो गई बात इसकी। अब नीचे आ जाओ आप यहाँ पे माइक्रोपाइल एंड की तरफ। जो माइक्रोपाइल एंड है उसकी तरफ 3 सेल्स होती है जिनमें से एक सेल्स होती है उसको कहा जाता है एक कोशिका यानी अंड कोशिका। क्या कहा जाएगा? अंड कोशिका। और उसके बाद जब आपको ये दोनों सेल्स दिख रही है उसको बोला जाता है सिनेरिज सेल्स, यानी आप इसको हिंदी में बोल सकते हो सहायक हेल्पर सेल्स। हेल्पर सेल्स इसको क्यों कहा गया है? इसका रीज़न सबसे ज़्यादा ये है कि जब पराग नलिका वर्तिकाग्र पर जब पराग कण या पोलन ग्रेन्स आकर गिर जाते हैं तो जब पराग नलिका का निर्माण होता है इसके अंदर सबसे पहले, तो पराग नलिका को अपनी ओर आकर्षित करने का जो काम होता है वो किसका होता है? सहायक कोशिका का। उनको एक दिशा देना, उनको डायरेक्शन देना किसका काम होता है? उसका सहायक कोशिका का। क्या ऐसा उसको पराग नलिका को पता है कि एक सेल कहाँ पे है? नहीं पता है ना। उसको दिशा देने वाला कोई ना कोई तो होता होगा। अपने साथ भी ऐसा होता है कि अपने को कहाँ जाना है तो कोई ना कोई रास्ता तो बताने वाला होता है। तो वही बात है यहाँ पे कि जो यहाँ पे जो सहायक कोशिकाएं होती हैं उनका काम क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन्स के अंदर जो पराग नलिका निकलती है उसका एक की तरफ आकर्षित होना, उसका सीधे ही माइक्रोपाइल छिद्र के द्वारा अंदर की ओर एक कोशिका से प्रवेश करना, ये इसका मेन वर्क होता है। तो ये तो हो गई अपनी बीजांड की बात, हो गई एनाट्रोपस प्रकार का बीजांड। अब आगे अपन कंटिन्यू करते हैं कि पोलन ग्रेन्स होते हैं वो किस तरह से पिस्टल की ओर आकर्षित होते हैं, जायंग की ओर आकर्षित होते हैं और उसके बाद इनमें किस तरह से फर्टिलाइजेशन होता है। तो इसको कंटिन्यू करते हैं अपन। उसके पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी कि जो पराग नलिका है उसके साइंटिस्ट का नाम, उसको किसने सबसे पहले डिस्क्राइब किया है? तो जो पराग नलिका है मेल पार्ट के अंदर तो किसने? G.B. अमीकी नामक साइंटिस्ट थे। उन्होंने इसके बारे में सबसे पहले बताया कि पोलन ट्यूब्स प्रेजेंट होती है। उसके बाद जो पोर्चुलेका
जो प्लांट होता है उसके अंदर सबसे पहले बताया था उन्होंने। और इसके बाद सत्य निषेचन क्या होता है ये मैं आगे डिस्कस करेंगे। अभी सत्य निषेचन क्या होता है इसकी खोज सबसे पहले किसने की, स्टार्स बर्गन ने की। बर्ग जो साइंटिस्ट थे उन्होंने की इसके बारे में खोज। उसके बाद क्या होता है कि दी निषेचन को खोज को नवाश्चियन नामक साइंटिस्ट थे जिन्होंने लीलियम और फ्रीटिलेरिया नामक पादप के अंदर इसके बारे में डिस्क्राइब किया था। तो ये आपका थोड़ा सा नॉलेज है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किसने इसको कब खोजा था। तो दी निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन या ट्रू फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि एक ही नाम है और अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे। इनके बारे में ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होना है, इनका सबका एक ही नाम है। आगे कंटिन्यू करते हैं। तो पराग नली का कलर चेंज कर लेते हैं। पराग, स्त्री, केसर, संकर्षण। अब ये क्या होता है पराग, स्त्री, केसर, संकर्षण? अभी मैंने जस्ट आपको बीजांड बताया था, एनाट्रोपस प्रकार का बीजांड। ये वर्तिकाग्र और इसके अंदर ये वाला भाग है ओवेरी, उसके अंदर बीजांड है। ये पूरा बीजांड वाले भाग के अंदर सबसे पहले बीजांड वाले भाग के अंदर सेल्स बनाते हैं अपन। तो इसी वाले भाग के अंदर सेल्स बनाई मैंने आपको सामने, जस्ट मैंने अभी जो पढ़ाया था आपको, 3 सेल्स बनाते हैं। 8 केंद्रीय और 7 कोशिकी अपने पास बीजांड प्रेजेंट है और एनाट्रोपस प्रकार का बीजांड है यहाँ पे। तो ये तो बात हो गई इसकी। आपने देखा होगा कि जो पराग नलिका, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि जो ये वर्तिकाग्र होती है, फीमेल जो सेक्स ऑर्गन है उसके अंदर क्या होती है, ये वर्तिकाग्र, और ये होते हैं इसकी पिस्टल स्टाइल, इसको बोलते हैं वर्तिका। ओके, तो इसमें क्या होता है सबसे पहले कि यहाँ पे जो वर्तिका होती है वो अधिकतर आपने प्लांट के अंदर देखा हो तो ये चिपचिपी होती है, कुछ रासायनिक पदार्थ इसमें स्त्रावित होते हैं, उसकी वजह से क्या होता है ये चिपचिपी होती है। चिपचिपी होने का रीज़न यही है कि जब परागकण, अब परागकण कहाँ से आएंगे, ये फीमेल मेल पार्ट है, इसके ये क्या है स्टेमन वाला पार्ट है। इसके अंदर आपने देखा होगा कि अपन ने 4 इस पराग कणों का निर्माण किया था, यहाँ पे पोलन ग्रेन्स का निर्माण किया था। तो पराग जो कण है वो क्या होते हैं, जब ये फट जाती है तो बाहर निकल जाते हैं, और बाहर निकलने के बाद हवा के माध्यम से, पॉलिनेटर के माध्यम से, हवा के माध्यम से, मधुमक्खी के माध्यम से, या किसी भी वाटर पानी के माध्यम से, किसी भी माध्यम से ये उसी की स्पीशीज़ के प्लांट की फ्लावर के ऊपर जाकर गिर जाते हैं। तो उस क्रिया को कहा जाता है परागण। ये अपन ने लास्ट वीडियो में देखा था। तो जब परागकण यहाँ पे आते हैं, लेकिन आपको एक बात यहाँ ध्यान रखनी है कि उसी की स्पीशीज़ का प्लांट का ही परागण होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि वो इसको वो कर देगी, उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगी वर्तिकाग्र, क्योंकि उसी की स्पीशीज़ का होना चाहिए ना। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो यहाँ पे जब क्या होता है कि पराग जो कण होते हैं वो जब यहाँ आकर के गिरते हैं तो इस समय क्या होता है कि वर्तिकाग्र के द्वारा, उसकी भित्ति के द्वारा क्या होता है, कुछ रासायनिक पदार्थों का स्त्रावण होता है, सिक्रेशन होता है। सिक्रेशन होने की वजह से क्या होता है कि वर्तिकाग्र तो चिपचिपी होती है, इस वजह से क्या होता है कि पराग कण जो होते हैं वो यहाँ आकर के क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। अब चिपकने के बाद मैंने आपको पराग जो कण है उनके अंदर बताया था कि इसके अंदर 2 लेयर होती है, एक तो होती है एक्साइन और एक होती है इंटाइन। जो एक्साइन होती है उस पर कुछ जर्म पोर पाए जाते हैं। तो कुछ जगह पे क्या होती है, इस तरह से छोटे छोटे से इसमें छिद्र होते हैं, वापस बना देते हैं इसको, पोर होते हैं, जिसके द्वारा क्या होता है कि इस वाले अंदर वाले भाग से एक पोलन ट्यूब का निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है, पराग नलिका का निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है। कौन से वाले भाग से, उसकी इंटाइन वाले भाग से। और एक्साइन के ऊपर क्या होते हैं, जर्म पोर प्रेजेंट होते हैं, उसी से निकलता है। क्योंकि मैंने आपको एक बात और बताई थी कि जो इनकी जो एक्साइन होती है, बाह्य चोल होती है, वो क्या होती है, स्पेरोपोलेनिन नामक पदार्थ की बनी हुई होती है, और जो किसी से भी डिस्ट्रॉय नहीं होता है, टूटता नहीं है। इसी वजह से इनकी भित्ति के ऊपर क्या होते हैं, कुछ जर्म पोर प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है कि पराग नलिका वहाँ से आसानी से निकल जाती है। लेकिन ये तब निकलेगी जब इस जगह पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा कि वर्तिकाग्र के द्वारा कुछ रासायनिक पदार्थों का सिक्रेशन होगा, और वहाँ की जो एक्साइन होगी वो
धीरे धीरे क्या होगा, इंटाइन वाले जो पार्ट्स के अंदर क्या होगा कि वो धीरे धीरे सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगी और फट करके वहाँ से पोलन ट्यूब का निर्माण हो जाएगा। लेकिन मैं आपको यहाँ एक बात बताना चाहूँगी कि इसके पहले वाली वीडियो में अपन ने पढ़ा था कि 60% जो प्लांट होते हैं उनके अंदर पराग नलिका की पराग जो कण होते हैं उनके अंदर 2 टाइप्स की सेल्स होती है। एक तो होती है कायिक कोशिका, अपन आराम से पढ़ेंगे बिल्कुल, और एक होती है जनन कोशिका। और आपने ये भी पढ़ा था जब पोलन नर युग्मक का निर्माण कंप्लीट किया था तो 1 मियोसिस और 2 माइटोसिस कंप्लीट किए थे अपन ने। 1 मियोसिस यानी 1 अर्धसूत्री विभाजन और 2 समसूत्री विभाजन कंप्लीट किए थे यहाँ पे अपन ने। तो यहाँ मैं बात करना चाहूँगी यहाँ पे कि जनन कोशिका के अंदर फिर वापस क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है और ये आगे जा कर के क्या करती है, 2 मेल गेमेट्स का निर्माण करती है। लेकिन मैंने आपको एक और बात बताई थी कि 60% जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर ये कोशिका क्या होती है कि जब पोलन ग्रेन्स क्या होता है, जब वर्तिकाग्र पे जाकर गिरता है तभी वहाँ जाकर के समसूत्री विभाजन होता है। किस कोशिका में, जनन कोशिका में, और 2 मेल गेमेट्स का निर्माण करता है। लेकिन 40% प्लांट के अंदर जब वो बाहर होता है, जब वो वर्तिकाग्र पे जाकर नहीं गिरता है, उसी के पहले ही उनके अंदर 2 नर युग्मक मेल गेमेट्स का निर्माण कंप्लीट हो जाता है। तो ये मैंने आपको पहले इसके वीडियो में बताया था। अब आगे आ जाओ आप यहाँ पे कि यहाँ पे आने के बाद इस वाले में कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे ये परागण जो कण बन गए यहाँ पे। अभी यहाँ पे क्या होगा कि इसके द्वारा कुछ रासायनिक पदार्थों का निर्माण होगा, लेकिन इसके रासायनिक पदार्थों के अंदर कैल्शियम और बोरोन की मात्रा भी यहाँ पे होना जरूरी होता है, क्योंकि पराग नलिका के बनने के लिए कैल्शियम और बोरोन की आवश्यकता होती है। साथ में इसमें इनोसिटोल नामक पदार्थ की भी आवश्यकता होती है जब पराग नलिका का कंप्लीट बनती है। तो यहाँ पे कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनके बारे में अपने को पता होना चाहिए। उसके साथ में ही इसके साथ में यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 20 से 30 डिग्री से कंप्लीट होना चाहिए, तब पराग नलिका का निर्माण कंप्लीट होता है। 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे तापमान होना चाहिए तो पराग नलिका का बनना स्टार्ट होता है। तो ये तो कंडीशन हो गई अपने पास इसकी। बोरोन और कैल्शियम 2 पदार्थों का होना जरूरी है यहाँ पे। इसके साथ में क्या होता है कि इसके अंदर जो वर्तिकाग्र होता है उसकी यहाँ पे केमिकल पदार्थों के सिक्रेशन होने की वजह से क्या होता है कि पोलन ट्यूब जो होती है वो बनना स्टार्ट हो जाती है, और पोलन ट्यूब यहाँ से टूट करके यहाँ से बनने के बाद इसमें रसानुवर्तीय गति होना स्टार्ट होती है। एक मिनट में 1 सेंटीमीटर पोलन ट्यूब का क्या होता है यहाँ पे लंबी होने लग जाती है, मतलब फटाफट लंबी होती है। और बहुत ही इस 1 घंटे में 1 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं अपन, 1 घंटे में 1 सेंटीमीटर बढ़ जाती है पोलन ट्यूब पराग नलिका। अब क्या होता है कि जैसे ही पराग नलिका का निर्माण होता है, आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। अब अपन ने क्या कर लिया, यहाँ पे पराग नलिका का निर्माण कंप्लीट कर लिया, ठीक है। पराग नलिका कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे जो पराग नलिका की जब ये अंदर की ओर एंट्री करती है, तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कि ये कौन से वाले भाग से करेगी, माइक्रोपाइल यानी बीजांड द्वार वाले सिरे से अंदर की ओर स्टार्ट होती है। तो ये वाला जो सिरा होता है इसका, वो कौन सा भाग होता है इसका, बीजांड द्वार। बीजांड, आपको थ्योरी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ आपको यही समझा रही हूँ। जो आपको समझा रहे हैं वही आपके नोट्स है। थोड़ा सा चेंजेस आता है, लेकिन इससे ज़्यादा इजी नोट्स आपको कहीं नहीं मिल सकते। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखो इसका। जब पराग नलिका बन जाती है कंप्लीट, तो इसके अंदर क्या होते हैं, नर युग्मक होते हैं। 2 नर युग्मक होते हैं, ये 2 नर युग्मक है, नर युग्मक। चलो आगे करते कंटिन्यू। पराग नलिका को दिशा देने का जो काम है, पराग नलिका को दिशा देने का जो काम है वो किसका होता है, फिलीफॉर्म सेल्स होती है यहाँ पे, सहायक कोशिकाएं। इसको मैंने अभी जस्ट नाम को बताया था आपको, अंड कोशिका। क्या बताया था, अंड कोशिका। और ये दोनों सेल्स होती है, इनको क्या कहा जाएगा, सहायक कोशिका। तो
तो क्या होता है कि जब सहायक कोशिकाएं बन जाती है तो यहाँ पे जो फिलीफॉर्म जो सेल्स होती है, सहायक कोशिकाओं के नीचे की साइड में फिलीफॉर्म कोशिकाएं होती है, तो क्या करती है कि पोलन ट्यूब को क्या करती है, दिशा देने का काम करती है। क्या ऐसा हो सकता है? क्या हाँ, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि पोलन ट्यूब को थोड़ी पता है कि अंड कोशिका कहाँ पे है, उसके साथ में उसको फ्यूज़ होना है, नर युग्म को फ्यूज़ होना है, उसके साथ निषेचन करना है, तो उसको नहीं पता है। तो यहाँ पे कोई ना कोई तो होना चाहिए ना, तो उसको दिशा देने वाला। तो यहाँ जो फिलीफॉर्म सेल्स की जो सेल्स होती है वो क्या करती है, इसको दिशा देने का काम करती है, जिससे क्या होता है कि पोलन ट्यूब उसी रास्ते से जाती है, ठीक है, बीजांड द्वार वाले सिरे से प्रवेश करती है। अब यहाँ तो ये तो बात हो गई इसकी। तो ये अपना हो गया है पराग स्त्रीकेशर संकर्षण की, किस तरह से पराग कण होते हैं वो स्त्रीकेशर का मतलब होता है उसके जायांग वाले भाग से किस तरह से आकर्षित होते हैं और किस तरह से पोलन ग्रेन्स उन पर आकर के गिरते हैं। हो गया। अब इसके आगे कंटिन्यू करते हैं अपन। निषेचन, द्विनिषेचन, या त्रिसंलयन, बहुत इंटरेस्टिंग है। त्रिसंलयन क्यों कहा जाएगा, द्विनिषेचन क्यों कहा जाएगा, या फिर सत्य निषेचन क्यों कहा जाएगा, इसका सबके आंसर एक ही है। और ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार एग्जामों में आता है और हर साल रिपीट होता है, तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट वापस यहाँ पे पराग नलिका अपन ने बना दी है वापस, ये वर्तिकाग्र, ये इसकी वर्तिका, और ये हो गई ओवेरी, और ओवेरी के अंदर ये बीजांड, बीजांड के अंदर न्यूक्लियस वाले भाग में क्या है, 3 सेल्स है अपने पास, और ये तीनों सेल्स के बनने के बाद ये हो गए अपने कंप्लीट। अब जो यहाँ पे पराग नलिका बनना स्टार्ट हो गई, पराग नलिका ने एंट्री कर ली है कंप्लीट। अब एंट्री करने के बाद इसके जो दोनों मेल गेमिट्स होते हैं वो क्या करते हैं, दोनों मेल गेमिट्स, ये 2 मेल गेमिट्स इसके अंदर। अब देखो आप यहाँ पे अंदर आ चुकी है पराग नलिका बनने के बाद। अब सबसे पहले क्या होता है कि जो एक मेल गेमिट्स होता है वो क्या करता है, यहाँ पे जो फर्स्ट नर युग्मक है, इसको बोल सकते हैं अपन फर्स्ट नर युग्मक। फर्स्ट जो नर युग्मक है उसकी अंदर वो अंड कोशिका से क्या करता है, फर्टिलाइज होता है, अंड कोशिका से। जब कोई भी सेल्स, कोई भी मेल गेमेट्स किसी भी अंड कोशिका से फर्टिलाइज होता है तो आपने देखा होगा कि नर युग्मक क्या होगा, एन वाला, और अंड कोशिका भी कैसी होगी, एन वाली, ठीक है। तो यहाँ जो बात कर रहे हैं वो, तो यहाँ जो बनेगा अपने पास वो कैसा बनेगा, 2n, जिसको क्या कहा जाएगा, युग्मनज, कंप्लीट। तो यहाँ पे जो एक मेल गेमेट्स है फर्स्ट वाला, उसने तो कर लिया अंड कोशिका के। अब सेकेंड वाला आया कि मैं किससे करूँ, तो दूसरा वाला किससे करेगा, उसकी ध्रुवीय कोशिका से। इसको क्या कहा जाता है, ध्रुवीय कोशिका, हो गया। ध्रुवीय कोशिका कैसी होती है, एन वाली होती है, लेकिन ये दोनों ज्वाइंट होती है, तो अपन इसको क्या लिखेंगे, 2n, कंप्लीट। तो यहाँ जो हो गए युग्मनज, जब ये नर युग्मक अंड कोशिका से निषेचन करता है, जो मिलता है, तो इस निषेचन को कहा जाता है सत्य निषेचन। और यही आगे जाकर के सत्य निषेचन में आगे जाकर के जब युग्मनज से क्या बनता है, भ्रूण बनता है, और ये कंप्लीट भ्रूण का क्या बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है, ये कंप्लीट एम्ब्रियो का निर्माण करता है, ठीक है। ये तो हो गई बात इसकी, लेकिन अभी अपने पास एक नर युग्मक बचा हुआ है और उसका क्या करना है वो भी देख लेते हैं। तो जो सेकंड नर युग्मक होता है, सेकंड वाला, वो क्या करता है कि अरे यार मैं किससे फर्टिलाइज करूं, तो वो सबसे पहले क्या करता है कि वो ध्रुवीय कोशिका। अब ध्रुवीय कोशिका कैसी होती है, 2n वाली ध्रुवीय कोशिका। अब ध्रुवीय कोशिका के साथ में सेकंड नर युग्मक, नंबर डाल दो ज़्यादा बेटर रहेगा, नर युग्मक ये कर लेता है। ये कैसा होता है, 2n वाली, और ये कैसे होते हैं, n नर युग्मक है। दोनों मिलके क्या बनाएंगे, 3n, और 3n को कहा जाता है PAN। PN का मतलब होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, या फिर अपन इसको कह सकते हैं प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका।
मैं यहाँ हिंदी में लिख देती हूँ इसको, प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका। अब इसको समझना ये कि प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका के नाम से तो क्या होता है कि जब ये जैसे ही नरयुग्मक, पहला वाला नरयुग्मक अंड कोशिका से सलेत होता है, ये जुड़ता है तो क्या बनता है, अपने पास युग्मनज बनता है। और इस प्रकार की निषेचन को क्या कहा जाता है, इस प्रकार के निषेचन को सत्य निषेचन कहा जाता है। एक बार निषेचन हो गया, लेकिन क्या होता है कि अब उसके बाद एक और मेल गेमिट्स है, तो वो मेल गेमिट्स क्या करता है, ध्रुवीय कोशिका, इन कोशिकाओं के साथ में क्या करता है, फ्यूज़ होता है। और फ्यूज़ होने के बाद ही दो प्रकार की एक 3N कोशिका यानी PAN यानी प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका, या केंद्रक भी कहा जाता है, उस कोशिका का निर्माण करता है। तो इसको कहा जाता है द्विनिषेचन। तो आपने मैंने जो नाम लिखा है उसी के अकॉर्डिंग तो इसको त्रिसेलेन क्यों कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3N सेल्स बन रही है, 3N सेल्स बन रही है। और द्विनिषेचन क्यों कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक बार फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो चुका है, एक बार फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन दोबारा यहाँ पे क्या हुआ है, फर्टिलाइजेशन हुआ है। इसी वजह से इसको द्विनिषेचन या फिर त्रिसेलेन के नाम से भी जाना जाता है। और जितने भी एंजियोस्पर्म प्लांट है उनके अंदर इसी तरह से निषेचन की क्रिया होती है, डबल फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है। लेकिन आपको मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि द्विनिषेचन कंप्लीट होने के बाद इसके अंदर पहले एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है, उसके बाद इसके अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। तो पहले यहाँ पे जो अपने पास जो भ्रूणपोष एंडोस्पर्म बना है उसका डेवलपमेंट होगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा हो कि मैम पहले भ्रूण का डेवलपमेंट होना चाहिए ना, एंडोस्पर्म का क्यों हो रहा है, तो बाद में बताना चाहूँगी यहाँ पे कि एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होगा तभी तो भ्रूण को पोषण मिलेगा। उसको पोषण देने वाला कोई बाहर से कोई देगा तो नहीं ना, उसके अंदर जो सेल्स होगी वही उसको पोषण देगी ना। तो यहाँ बात कर रहे हैं कि जब यहाँ पे बनता है या इस जगह पे, तो क्या होता है कि नेक्स्ट वाले स्लाइड ले लेते हैं अपन। ये सेल्स हो गई अपने पास कंप्लीट। अब इसमें 2 सेल्स है अपने पास इस तरह से। तो यहाँ पे जो इसको तो बोलेंगे भ्रूण, युग्मनज का निर्माण हुआ ना यहाँ पे। और ये वाली सेल्स होगी, ये 2 सेल्स है अपने पास, ठीक है। एक तो एंडोस्पर्म सेल्स हो गई अपने पास, एक भ्रूण जो आगे जाकर के डेवलप होगा। अभी भ्रूण यहाँ नहीं बना है, अभी यहाँ परिपक्व नहीं हुआ है। अभी तो अपन ने सिर्फ पढ़ा है कि यहाँ पे जो अपन ने जस्ट अभी ये पढ़ा है कि अभी सिर्फ फर्टिलाइजेशन हुआ है, डेवलपमेंट शुरू होगा। लेकिन डेवलपमेंट शुरू होने के लिए आपके पास पहले भ्रूणपोष का डेवलपमेंट होना जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि भ्रूणपोष का डेवलपमेंट नहीं होगा तो उससे क्या होगा कि भ्रूण को पोषण देने के लिए कौन काम करेगा, यहाँ पे कौन सी सेल्स काम आएगी, बाहर से तो अपन पोषण नहीं दे सकते। तो इसी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है कि जो PN सेल है, PAN जो सेल्स होती है वो क्या होती है, सबसे पहले डेवलप होती है यहाँ पे। तो जो PN सेल्स है उसके बारे में पढ़ते हैं अपन यहाँ पे कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट या फिर भ्रूणपोष का परिपक्वन, भ्रूणपोष का परिपक्वन। अब इसका क्या मतलब है कि एम्ब्रियो नहीं हो रहा है, पहले भ्रूणपोष का यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। तो आपको मैं बता दूं कि जितने भी एंजियोस्पर्म प्लांट है उनके अंदर क्या होता है, फ्री न्यूक्लियर सेल्स पाई जाती है। तो यहाँ पे जो ये किस तरह से बनती है वो भी देख लेते हैं अपन इसके बारे में। और आपने इसके पहले वाला अगर आपने नहीं बनाई है स्लाइड तो ये भी कंप्लीट कर लीजिए आप। आपने उतार लिया? ओके। अब यहाँ कंप्लीट करते हैं। जो PN सेल्स होती है अपनी, जो भ्रूणपोष कोशिका होती है, उसके अंदर क्या होता है कि फूड स्टोरेज हो जाता है। फूड स्टोरेज होने के बाद ये क्या होती है, डिवाइडेशन करना स्टार्ट कर देती है। तो डिवाइडेशन की पहले इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पे इसके अंदर सेल्स बनती है। सबसे पहले ये सेल्स बन गई, ये अपने पास PN सेल्स है। अब इसके अंदर क्या होगा, पहले केंद्रक, ये केंद्रक इसके अंदर, तो पहले केंद्रक कहीं सारे केंद्रक बना लेता है। ये हमेशा तो क्या होता है कि एक केंद्रक डिवाइस होगा, फिर उसका कोशिका द्रव्य डिवाइस होगा, फिर सेल्स बनेगी, फिर केंद्रक डिवाइस होगा, फिर कोशिका द्रव्य डिवाइस होगा, फिर सेल्स बनेगी। लेकिन इसमें क्या होता है कि पहले बहुत सारे केंद्रक क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं। ये केंद्रक बन गए अपने पास, क्योंकि समसूत्री विभाजन के द्वारा क्या होता है कि केंद्रकों का विभाजन हो जाता है यहाँ पे, समसूत्री विभाजन के बाद। तो जो PN कोशिका के अंदर क्या होता है कि केंद्रक यहाँ पे डिवाइड हो चुके हैं। अब अपने पास बहुत सारे केंद्रक बन चुके हैं।
अब जाकर क्या होगा, इनका कोशिका द्रव्य विभाजित होगा। अब इनका ये क्या होगा, कोशिका द्रव्य विभाजित होगा, डिवाइड होगा। अब डिवीजन होने के बाद इसके अंदर क्या होता है कि धीरे धीरे, तो जो इस अवस्था को क्या कहा जाता है, मुक्त केंद्रीय कोशिका कहा जाता है। और इस प्रकार का जो देखा जाता है वो नारियल के अंदर, कच्चे नारियल के अंदर आप देख सकते हैं कि कच्चे नारियल का आपने जूस पिया होगा, नारियल पानी पिया होगा, तो जो नारियल पानी वाली जो है वो फ्री रेडिकल होते हैं, फ्री न्यूक्लियर होता है उनमें कोशिका, उसमें जो उसके पानी के अंदर जो फ्री केंद्रीय होते हैं वो अवस्था प्रेजेंट होती है। लेकिन आपने देखा होगा कि पकने के बाद उसकी जो गिरी होती है जिसको अपन खाने में काम में लेते हैं, उसका जो पानी होता है बिल्कुल सूख जाता है, वो पकने के बाद होता है। लेकिन उसके कच्ची नारियल के अंदर जो पानी होता है वो फ्री मुक्त केंद्र की भी कह सकते हैं अपन यहाँ पे। अब इसमें क्या होगा कि केंद्रक बनने के बाद समसूत्र विभाजन से केंद्रक तो बन गए। अब इसमें क्या होगा कि धीरे धीरे इनकी क्या होती है, सेल वॉल बनना स्टार्ट हो जाती है, यानी कोशिका बनना स्टार्ट हो जाती है। ये कोशिका बन गई इनके पास, इस प्रकार से कई सारी कोशिकाएं बनना स्टार्ट हो जाती है। और ये भ्रूण पोष क्या हो जाता है, कंप्लीटली भ्रूण पोष कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। और इस तरह से क्या होता है कि इसके बाद पोषण बहुत सारी मात्रा में क्या हो जाता है, इस यहाँ पे अपनी सेल्स बना दी है इस तरह से। इसके बाद खूब सारा भोजन इकट्ठा हो जाता है जो कि आगे डेवलप हो रहे भ्रूण को क्या करता है, पोषण देने का काम करता है, क्योंकि यही आगे जाकर के क्या करेगा, भ्रूण को पोषण देने का काम करेगा। तो ये जो हो गया, ये तो हो गया अपना भ्रूण पोष का परिपक्वन। और भ्रूण को पोषण देने वाला नाम से ही बताए, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अपने बायोलॉजी के अंदर हर वर्ड्स के नाम से ही उसका डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं अपन। तो यहाँ जो लिखा है कि भ्रूण को पोषण देने वाला, उस सेल्स को क्या कहा जाएगा, प्राथमिक भ्रूण कोशिका कहा जाएगा। तो ये तो हो गई इसकी बात। अब इसके अंदर अपन ने देखा कि ये एम्ब्रियो के बनने से पहले हमेशा क्या बनना चाहिए, पहले भ्रूण पोष कंप्लीट होना चाहिए, वो परिपक्व होना चाहिए, उसके बाद एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। और कभी कभी क्या होता है कि कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनके अंदर, जैसे काली मिर्च, इनके अंदर क्या होता है कि भ्रूण पोष भ्रूण के बनने के बाद हमेशा तो क्या होता है कि डिस्ट्रॉय हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, क्योंकि भ्रूण को पोषण चाहिए। लेकिन क्या होता है कुछ प्लांट्स के अंदर, जैसे काली मिर्च, इनके अंदर क्या होता है कि भ्रूण पोष क्या होता है, ख़त्म नहीं होता है। तो इसको पेरिस्पर्म के नाम से भी अपन जान सकते हैं। और इसके अंदर पेरिस्पर्म तो हो ही गया इसके अंदर, और कुछ प्लांट्स के अंदर इसको एंडोस्पर्म को क्या कहा जाता है, एल्ब्यूमिन्स के नाम से भी, बीज के नाम से भी कहा जाता है। तो कुछ प्लांट्स के अंदर इस तरह से होता है, लेकिन अधिकतर तो क्या होता है कि भ्रूण पोष जो होता है वो भ्रूण को पोषण देने के बाद पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। लेकिन कुछ प्लांट्स के अंदर ये बचा हुआ रहता है, इसको पेरिस्पर्म के नाम से भी अपन जानते हैं। तो ये हो गई अपनी बात। इसके बाद ये बात करते हैं अपन आगे, कंटिन्यू नेक्स्ट पे। अब बात करते हैं अपन एम्ब्रियो के डेवलपमेंट की, भ्रूण के परिपक्वन की। अब भ्रूण के परिपक्वन में आपने देखा होगा जो सेल्स बनी है अपने पास इस तरह से, तो ये सेल्स होती है यहाँ पे, दो तरह की सेल्स होती हैं यहाँ पे। तो यहाँ जो क्या होता है कि जैसे ही इसके अंदर समसूत्री विभाजन होता है, किसके अंदर, भ्रूण के अंदर। अभी ये भ्रूण बना नहीं है, सेल्स ही अभी ये छोटा सा परिपक्व नहीं हुई है कम्प्लीटली। तो यहाँ जो क्या होता है कि इसमें डिवाइडेशन होना शुरू हो जाता है। इसमें दो कोशिकाएँ बनती है, एक तो होती है निलंबक सेल्स बनती है और एक भ्रूणीय कोशिका बनती है। तो इस सेल्स के डिवाइड होने की वजह से क्या होता है कि इसमें हमेशा क्या होगा, अनुप्रस्थ विभाजन होगा, अनुप्रस्थ विभाजन। ओ सॉरी, 1 मिनट। विभाजन होगा। तो इसके द्वारा क्या होगा कि दो सेल्स में ये डिवाइड हो जाएगी। अब दो सेल्स के अंदर क्या होगा कि इसमें एक सेल्स तो होगी जो कि बीजांड वाले, ये बीजांड के अंदर की बात करें तो एक सेल्स तो होगी कहाँ पे, इस वाले सिरे पे, जिसको बोलेंगे बीजांड द्वार सिरे पे, बीजांड द्वार पे। और एक सेल्स होगी कौन से वाले सिरे पे, निभाग वाले सिरे पे। तो आप डायग्राम बना सकते हो कि एक सेल्स कहाँ है और एक सेल्स यहाँ है। तो एक सेल्स तो यहाँ पे होगी, यहाँ बना देते हैं इसको। तो इन दोनों सेल्स में क्या होगा, कंटिन्यू डिवाइडेशन होगा। तो क्या होगा कि आगे चल करके इस तरह से बनना स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पे।
और फिर इसके बाद इसमें कोटिलिडोन्स बनना स्टार्ट हो जाएगा। बताती हूँ अभी कैसे बनेंगे ये सब। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, तो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के समय क्या होता है कि यहाँ पे जो 2 सेल्स बनती है, तो उस सेल्स के अंदर 2 सेल्स का डिवाइडेशन होता है। समसूत्र विभाजन के द्वारा 2 सेल्स बनती है। एक तो होती है निलंबक सेल, जो कहाँ पे होती है, हमेशा बीजांड द्वार वाले सिरे की साइड पे कौन सी सेल होगी, निलंबक सेल। और उसके दूसरे वाले सिरे पे कौन सी सेल्स होगी, जिसको अपन बोल सकते हैं भ्रूणीय सेल। इन दोनों सेल्स के अंदर क्या होता है, भ्रूणीय सेल्स और निलंबक सेल्स। तो जो निलंबक सेल्स होती है उसमें कंटिन्यू विभाजन होता है और इसमें 6 से 7 कोशिकाएं बनती है। और अनुप्रस्थ विभाजन होता है, ट्रांसवर्स जिसको अपन बोल सकते हैं, जो एक कोशिका से कई सारी कोशिकाएं बनना। जैसे ट्रांसवर्स का मतलब है इस तरह से, किसी भी ट्रांसफर इस तरह से काट सकते हैं इसको, तो ये बनेगी। तो ट्रांसवर्स विभाजन होता है इसके अंदर। और इसी प्रकार से जो भ्रूणी कोशिका होती है उसके अंदर भी ट्रांसवर्स विभाजन होता है। और आगे चल के 2 कोटिलिडोन्स, प्ल्यूम्यूल और प्रांकुर मूलांकुर का निर्माण होता है। भ्रूणी कोशिकाएं आगे चल करके प्रांकुर मूलांकुर का निर्माण करती है। लेकिन निलंबक सेल का काम क्या होता है कि निलंबक जो सेल्स होती है वो आगे चल करके भ्रूण को अंदर की ओर धकेलने का काम करती है। तो उसका काम होता है दूसरे को सहारा देना, सस्पेंसर सेल के नाम से जाना जाता है। अब इसके अंदर आपको मैं डायग्राम समझाती हूँ। ये अपना जाइगोट है जो अपन ने बनाया था नर युग्मक और अंड कोशिका के द्वारा। इसको समझ लेते हैं, ये कैसे बना था, नर युग्मक प्लस अंड कोशिका। इसके द्वारा क्या बन गया अपने पास, इसके द्वारा अपने पास जाइगोट बन गया। अब इस जाइगोट के अंदर क्या होगा, समसूत्र विभाजन होगा। समसूत्र विभाजन के द्वारा 2 सेल्स बनी है अपने पास। एक सेल्स होती है जिसको बोलते हैं अपन, जो निभाग की तरफ होगी उस सेल्स को बोलेंगे अपन भ्रूणी कोशिका, और जो माइक्रोपाइल सेल की तरफ होगी उसको बोलेंगे सस्पेंसर या निलंबक कोशिका। तो एक तो हो गई आपके पास भ्रूणी कोशिका। अब आपने ये डायग्राम थोड़ा सा उल्टा दे रखा है, तो इसके अंदर जो भ्रूणी कोशिका वो नीचे की साइड होगी। भ्रूणी कोशिका कहाँ होगी, नीचे की साइड होगी यहाँ पे। ठीक है, वापस देख लेते हैं। ये वाली जो होगी वो भ्रूणी कोशिका, भ्रूणीय कोशिका। आपकी बुक के अंदर भी डायग्राम दे रखा है और इसको समझने का यही है, आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैम क्या पढ़ा रहे हैं। और इसको कहा जाएगा निलंबक कोशिका। अब इन दोनों सेल्स के अंदर क्या होता है कि दोनों में ही एक साथ निलंबक सेल्स, आपके पास जाइगोट के अंदर समसूत्र विभाजन के द्वारा 2 सेल्स बन चुकी है। क्या हो गया, नरयुग्मक अंड कोशिका से जाइगोट बन गया है। जाइगोट को युग्मनज कहा जाता है। उसके बनने के बाद जो उसके अंदर क्या होगा, समसूत्र विभाजन होगा। समसूत्र विभाजन के बाद इन 2 सेल्स बनेगी और 2 सेल्स का नाम है निलंबक कोशिका और भ्रूणी कोशिका। निलंबक सेल्स माइक्रोपाइल वाले सिरे पे बनेगी और भ्रूणी कोशिका निभाग वाले सिरे पे बनेगी। उसके बाद इन दोनों सेल्स के अंदर एक साथ अनुप्रस्थ विभाजन होगा। इसके अंदर भी अनुप्रस्थ विभाजन होगा, अनुप्रस्थ विभाजन। यहाँ पे अनुप्रस्थ विभाजन होगा। तो ये जो सेल्स है वो आपकी क्या है, निलंबक सेल्स है। तो इसके अंदर कंटिन्यू विभाजन हो रहा है। देखो आप यहाँ पे सेल्स बन रही है और 6 से 10 तक सेल्स बन सकती है इसके अंदर। और ये जो नीचे वाला जो ये ग्लोबुलर जो एम्ब्रियो बना है उसको प्रो एम्ब्रियो के नाम से भी जान सकते हैं। जो कौन सी वाली सेल्स बनेगी, भ्रूणीय कोशिकाएं। कंटिन्यू दोनों में विभाजन होता है, सेल्स का निर्माण होता है। तो यहाँ जो ग्लोबुलर का मतलब है घुंडी नुमा, मतलब गोल शेप दिया हुआ है इसको, वो वैसा बन जाता है एम्ब्रियो। अब ये बनने के बाद फिर एम्ब्रियो वाले भाग में क्या होता है कि सस्पेंसर सेल्स का काम होता है, जो भ्रूण बन गया है आपका, जो एम्ब्रियो बन गया उसको अंदर की ओर धकेलने का काम करता है। अंदर की ओर धकेलता है इसको, और धकेलने के बाद इसके अंदर फिर डिवाइडेशन होता है। और इस प्रकार से यहाँ हार्ट शेप जिसको बोलते हैं, हृदय आकार का क्या बनता है अपने पास, भ्रूण बनता है, जिसको एम्ब्रियो कहा सकता है। हार्ट शेप एम्ब्रियो का कंप्लीट होता है। धीरे धीरे ये एम्ब्रियो बढ़ता है और बढ़ने के बाद सस्पेंसर कोशिकाएं तो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और इसके बाद इसके अंदर 2 सेल्स का निर्माण होता है, रेडिकल वाला। अब जो एम्ब्रियो डिवाइड होगा, अब मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी, इस तरह से बना होता है। इसमें 2 सेल्स इस तरह से बनी हुई होती है, आपको इस तरह से दिख रहा होगा। ये वाला जो भाग होता है इसको बोला जाता है मूलांकुर, और इस वाले भाग को बोलते हैं प्रांकुर।
अब आप सोच रहे हो कि मैम ये उल्टा पढ़ा रहे हैं, लेकिन जब आपने देखा कि ज़मीन के अंदर ये जर्मिनेट होगा तो ये ऊपर आ जाएगा, तो जो ये वाला पार्ट है वो ऊपर क्यों आ जाएगा, अब यहाँ पे जो प्लूम्यूल होता है ये इसका प्रांकुर होता है, तो ये घूम के ऊपर आ जाएगा और फिर मिट्टी से बाहर निकलेगा, जर्मिनेट होगा वहाँ पे। तो ये वाला जो प्रांकुर वाले भाग से कौन सा भाग निकलता है, इससे बनता है प्रहो, और इसका मतलब सीधा सिंपल होता है तना और शाखा। तो इस वाले भाग से निकलती शूट जिसको बोलते हैं, प्रहो वाले जो प्लूम्यूल होता है उस वाले भाग से, और जो रेडिकल वाले भाग से ये वाला भाग उल्टा हो जाएगा इसका। तो ये वाला जो मूलांकुर वाले भाग से कौन क्या बनती है, यहाँ से मूलांकुर वाले भाग से सिर्फ टेप रूट या मुसला जड़ बनती है। तो यहाँ जो बात कर रही हूँ मैं इसकी कि किस तरह से बनता है। अब कोटिलीडोन्स का मतलब होता है कि जो द्विबीजपत्री है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, क्योंकि एंजियोस्पर्म को दो भागों में बांटा गया है, मोनोकोट और डाइकोट, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। द्विबीजपत्री का मतलब होता है चना देखा है उसकी दो दालें अपन आराम से कर सकते हैं, तो उसके प्रत्येक भाग से एक छोटा सा अंकुर निकलना स्टार्ट होता है, दो निकलते हैं, दो बीजपत्र का निर्माण होना द्विबीजपत्री कहलाता है। तो इसके अंदर दो कोटिलीडोन्स, अपन जो जिसके बाद कैप्सुला नामक जो प्लांट है वो एक डाइकोट है, उसके अंदर सीड्स का निर्माण किया है अपन ने। तो यहाँ जो कोटिलीडोन्स का मतलब है बीजपत्र का निर्माण होना, इसके द्वारा क्या होता है दो बीजपत्र आगे जाकर के बढ़ते हैं और ये उस सीड्स के अंदर से बाहर आते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि इनमें एम्ब्रियो का निर्माण होता है, और पूरी तरह से फिर ये एम्ब्रियो इस तरह से बना हुआ होता है। ये इसका रूट केप होता है जो आगे जाकर के रूट के इस तरह से ऊपर की ओर लगा हुआ होता है, यहाँ पे इसको रूट केप कहा जाता है। ये रेडिकल यानी मूलांकुर, अब ये पूरा घूम चुका है। रेडिकल वाला पार्ट तो ज़मीन के अंदर है, और जो प्लूम्यूल वाला पार्ट है यानी जो प्लूम्यूल वाला पार्ट है वो ऊपर की ओर ज़मीन के ऊपर मिट्टी से बाहर आ चुका है कंप्लीट। तो ये उल्टा है ना, आपको समझना है इसको। ये कोटिलीडोन्स है जो बीजपत्र का निर्माण करते हैं आगे जाकर के, और इन दोनों पार्ट्स के द्वारा। तो प्लूम्यूल वाला पार्ट तो क्या करता है, प्रांकुर, तना और शाखा का निर्माण करता है आगे चल करके, जो ज़मीन से बाहर निकलते हैं। और इसके बाद जो कोटिलीडोन्स होते हैं वो बीजपत्र के नाम से जाने जाते हैं, जो दो बीजपत्र निकलते हैं, क्योंकि जिस प्लांट के बारे में अपन पढ़ रहे हैं वो कैप्सुला का एक उदाहरण दिया है मैंने आपको, और ये जो होता है डाइकोट्स प्लांट होता है। तो ये हो गया है अपना कंप्लीट यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन अ डाइकोट कैप्सुला प्लांट के अंदर। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है प्लूम्यूल। तो आपको मैंने यही बताया है, इसके पहले वाले अपन ने कंप्लीट कर लिया यहाँ पे। तो ये तो बात हो गई अपने कंप्लीट इसकी। अब मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी यहाँ पे कि किस तरह से द्विनिषेचन के अंदर कौन कौन सी सेल्स बनती है अपने पास, और किस तरह से ये कंप्लीट होता है। अब जो अपन ने पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा है अपन ने, फ्लावर के अंदर किस तरह से, स्टेमन के अंदर किस तरह से पराग कणों का निर्माण होता है और किस तरह से कंप्लीट होता है। तो यहाँ मैं थोड़ा सा कुछ बताना चाहूँगी। यहाँ पे आपने देखा हो कि मैंने स्टार्टिंग से ही आपको एंजियोस्पर्म प्लांट के बारे में पढ़ाया है। तो जो एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं उनके अंदर फ्लावर बनते हैं, फ्लावर यानी पुष्प बनना स्टार्ट होते हैं। पुष्प बनने के बाद इनके अंदर कार्पल के अंदर क्या, कार्पल को क्या बोलेंगे, मेगा स्पेरोफिल और माइक्रो स्पेरोफिल। स्टेमन को क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं हिंदी में पुंकेसर, और कार्पल को बोलते हैं जायांग। अंडप तो ये फीमेल पार्ट होता है और ये मेल पार्ट होता है, ठीक है। अब ये जो पूरा जो चैप्टर आपने पढ़ा है उसके बारे में हल्का सा एक सिनॉप्सिस बना रखी है मैंने थोड़ी सी, तो इसको आप देख लो, क्योंकि आपके ये इजी वे में आपको ये समझ में आ जाएगा। इसके अंदर क्या होता है कि कार्पल को क्या कहा जाता है, मेगा स्पेरोफिल, और स्टेमन के अंदर जो सेल्स होती है उसको कहा जाता है माइक्रो स्पेरोफिल। उसके अंदर क्या बनता है, ओव्यूल। ओव्यूल का मतलब क्या होता है, बीजांड, जिसके बारे में अपन जस्ट पढ़ के आए हैं कि एंजियोस्पर्म में कौन सा बीजांड होता है, एनाट्रोपस प्रकार का बीजांड होता है। और पोलन सेक जो होता है, पोलन सेक का मतलब होता है पराग कोश, जिसके अंदर पराग कणों का क्या होता है, निर्माण होता है। पराग कणों का निर्माण होता है। पराग कोश वो होता है जिसके अंदर पराग कणों का अपन ने निर्माण किया था। ये सब अपन ने पहले पढ़ लिया है। इसके बाद मेगा स्पोरेंजियम, ओव्यूल को क्या कहा जाएगा, मेगा स्पोरेंजियम। मेगा का मतलब होता है गुरु बीजाणुधानी, गुरु बीजाणुधानी जिसके अंदर गुरु बीजाणु का निर्माण होगा, और लघु बीजाणुधानी जिसके अंदर लघु बीजाणु का क्या होगा, निर्माण होगा, लघु बीजाणुधानी। तो यहाँ तो ये हो गई दोनों
इसके अंदर जो सेल्स होती है, मैंने आपको पढ़ाया था, इनके अंदर जो सेल्स होती है उसको कहा जाता है मेगा स्पोर मदर सेल, जिसको अपन MMSB या CB कहा जाता है, और इसको भी MMCB कहा जाएगा। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स और मेगा स्पोर मदर सेल्स, वो आपको पता है बच्चों का जन्म मदर से ही होता है, तो उसकी इशू की कोई बात ही नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेना ही नहीं है। तो मेगा स्पोर मदर सेल्स के अंदर आगे जाकर के क्या होगा,